आप सभी नाज़रीन को शिल्पा भावना का बाअदब आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है गुफ्तगू के एक और नए शुमारे के अंदर। गुफ्तगू एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हर बार हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जो कि लोगों को जीने के सबक भी देते हैं, जीने के नए सलीके भी बताते हैं और उसके साथ साथ ज़िंदगी में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो हमारी ये गुफ्तगू उनके लिए हौसला अफजाई करती है। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाएंगे, मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही मेहनत कर कर अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी के आखिरी सफ़ से पहले सफ़ तक पहुँचे हैं। वो हमारे मुल्क के एक ऐसे एक क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं और वहाँ की सारी खूबसूरती को समेटकर आज हमने उसे गुफ्तगू की रूह बनाया है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ आज मौजूद है स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली मिस्टर रॉबिन ह्यू। इस्तकबाल है सर आपका। नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि बिकॉज यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, तो क्या आपको वो वक्त, वो लम्हा याद है जब आप पहली बार यहाँ दिल्ली में आए? मैं पहले बार दिल्ली में 1984 10वीं क्लास जब पास करने के बाद में मुझे भारत दर्शन टूर पे यहाँ लेके आया जी। तो अभी भी याद है। मैं राजघाट में बापू का जो समाधि को देखने गया, फिर हाँ। लाल किले गए, तो मुझे लगा कि हमारा देश की राजधानी बहुत मुझे नसीब हुआ। उसके बाद में आए हाँ। JNU में, फिर दिल्ली वहाँ यूनिवर्सिटी में। आपकी पढ़ाई हुई बिल्कुल सारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो JNU में सर जब आप यहाँ पर आए, बिकॉज़ मैं जानती हूँ कि जब लोग किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करते हैं, कभी कहीं पर भी आप जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने नई होती हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। ऑफ कोर्स जो हम कह सकते हैं कि लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, वो लोग हमेशा हर जगह से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आए थे जिनका हाँ आपने सामना किया हो? बिल्कुल। जब मैं यहाँ आया, मुझे लोग सोचते थे कि हम कहीं कोरिया से, जापान से, कहीं बाहर से आए हुए हैं। हाँ। तो ज़्यादातर जब भी हम करोल बाग में या कहीं भी मार्केट में जब चलते हाँ। थे तो लोग मुझे ज़्यादातर में जो अंग्रेजी नहीं बोलने जानते थे वो भी हाँ। अंग्रेजी में बोलने के लिए कोशिश की गई। जब हाँ, मैंने क्योंकि बताया कि उनको लगता था कि शायद आप हम अंग्रेजी में ही विदेशी, बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो मैंने बताया कि बाबा हम भी हिंदुस्तानी है, हम भी अरुणाचल का है, हाँ। जहाँ आपने जिसका नाम नेपाल सुना होगा, हाँ। जो चाइना जो हाँ। आक्रमण किया था 62 पे। हाँ। तो इसी तरह से मतलब जो उन्हें उनका भी गलत नहीं है क्योंकि उनको जानकारी ज़्यादा नहीं है और वहाँ के लोग अब तो थोड़ा आने लग गया है। जी। उस समय में हमारे लिए बहुत यहाँ से दूर है, हाँ। हमें ट्रेन से 3 दिन लग जाता था। तो उसके बाद में वो तो गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से जाना तो 5 दिन लग जाता था आने में। हाँ। तो दैट इज़ एक नंबर। दूसरा था कि बहुत ही खान पान अलग, दूसरा हाँ। बहुत गर्मी है, कल्चर डिफरेंसेस कल्चर बहुत अलग होते हैं। है और उनका अपना जो है एटीट्यूड या इवन फेस्टिवल भी अलग है। तो एक माहौल जो एक छोटा एक 10वीं स्टूडेंट विद्यार्थी होकर एक बहुत एक किताबों में तो पढ़ते थे हमारा हाँ। पंजाबी है, हरियाणवी है, ये हाँ। है वो है, लेकिन जब आया तो जब अपना आंखों से देखा तो हाँ। अच्छा लगा कि हमारा देश कितना मिसाल है, कितना हाँ। अच्छा है। तो ये बड़ी अच्छी बात बोली सर आपने, और ये हमारे जितने नाजरीन हैं आप सभी के लिए भी हम कह सकते हैं कि एक मैसेज है कि हमारे देश में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह से लोग रहते हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, लेकिन जब उन सभी रंगों को हम एक बना देते हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे देश की जो है, ये हमारे मुल्क की एक स्ट्रेंथ है। तो जो अलग अलग रंग हैं सर, उसमें से अगर हम नॉर्थ ईस्ट के रंग को लेकर आते हैं तो अगर अब से कुछ वक्त पहले की मैं बात करूं तो तब तक शायद नॉर्थ ईस्ट से इतने ज़्यादा लोग दूसरे स्टेट्स में या सिटीज़ की तरफ ट्रैवल नहीं किया करते थे, ख़ास तौर पे पढ़ाई के लिए या फिर नौकरियों के लिए। लेकिन अब हम लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है लाइक यू विल बी द राइट पर्सन टू आंसर कि क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे सिटीज़ में जाना चाहते हैं? एक तो है कि एक तो जोग्राफिकली बहुत दूर है और मेरा ये मानना है कि वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है शायद और बहुत करना बाकी है, इतना ज़्यादा नहीं है। एक नंबर। 2 नंबर जो एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ है और जितना जो मेन सिटीज़ में हो नहीं है। ये 2 कारण हैं जो लोग जो ख़ास तौर से युवाओं जो ना वहाँ से आके चाहे मुंबई या दिल्ली हो आके एक तो नौकरी के लिए आते हैं, दूसरा अपना पढ़ाई के लिए आते हैं।
तो नौकरी और पढ़ाई ये दो चीज़ें, और आपको लगता है कि वहाँ पर जो है इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो रही हैं अभी बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल, में? वहाँ पे क्योंकि क्योंकि देखो, एक तो ये बहुत जगह ऐसा है कि आज भी जिले में पहुँचने के लिए हमें 4-5 दिन लग जाते हैं। किसी किसी कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। ये मैं कहूँगा कि अगर हाँ। रास्ता और एयर कनेक्टिविटी या मोबाइल कनेक्टिविटी, हाँ। अगर ये 3 चीज़ अगर मेरा मानना है, अगर इस 8 स्टेट में बिल्कुल फ्लॉलेस कर दो, तो आगे में जो ना बाकी की सफ़र, ये मेहनती, बहुत मेहनती लोग हैं, खुद कर हाँ। लेंगे। और बिल्कुल सर, हम इससे ज़्यादा मेहनत क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को पहाड़ पर चढ़ना हो तो हम लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत लगेगी, लेकिन जो लोग हमारे पहाड़ों में रह रहे हैं वो अपनी डेली रूटीन में पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, वहीं पर काम करते हैं, और वहाँ पर तो अगर एक ईंट भी लेकर जानी है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मशक्कत हो जाती है। तो मेहनती तो होते हैं वो लोग। सर, जब मेहनत करके यहाँ पर आ जाते हैं, किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि ये जो एक बात है कि जापानी हो, कोरियन हो, चाइनीज़ हो, ये बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है, तो व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द लाइक बोथ साइड्स ऑफ द एंड, क्योंकि एक जो वहाँ से आए हैं और यहाँ पर जो उन्हें रिसीव कर रहे हैं लोग, दोनों के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि एक बैलेंस होना ज़रूरी है। एक तो कि देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग सोचते हैं कि जो हमारा देश में एकता और अनेकता वाला जो बात है, जो शुरू में मैंने कहा, क्योंकि इसीलिए आप, मुझे बहुत खुशी है कि आज डीडी न्यूज़ वाला ने इसको बहुत जोर शोर से इसको, इस देश का एकता और अनेकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का प्रोग्राम बनाया। और लेकिन ये भी ज़्यादा जो देखने वाले हैं, जो आप भी हैं, ज़्यादा शायद लोगों को नहीं मालूम है कि हम एंशियन टाइम से हमारा 8 स्टेट जुड़े हुए हैं। फिर मेडिवल टाइम से भी हमारा उसके ऑलरेडी हिस्टोरिकल कल्चरली लिंक है। फिर मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल में भी लिंक है। तो अगर हम सिर्फ अभी तो आ रहे हैं हम अपना पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन उसके पीछे भी हमारा संस्कृति, हमारा लिंकेज, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज कैसे मिले हुए हैं, इन्हें जानना है, इन्हें देशवासियों को बताना जरूरी है। जैसा मैंने बताया कुछ जगह पे भी, जैसे भगवान परशुराम कुंड है, हाँ जी, सारा हिंदुस्तान वहाँ जाके तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं जी, वो तो एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया है। दूसरा है भोलेनाथ की जो अब शिवलिंग है, जो शिव पुराना में जो चैप्टर 16 में लिखा है, अब वो जो 6 साल पहले उनका जो डिस्कवरी हुआ है मेरे गाँव के सामने में, एक बहुत, आप जीरो से हैं? यस, हम जीरो से हैं। तो वो भी एक बहुत एक यूनाइटिंग फैक्टर जो लोगों को नहीं मालूम, सारा अब जितना भी तीर्थ यात्रा वहीं पे जा रहे हैं। तीसरा कामाख्या मंदिर हुआ, जैसा अभी मैंने बताया श्री कृष्ण, मैं तो कहूँगा कि हमारा वो ये रुक्मिणी अपना अरुणाचल का ही है। हाँ जी, पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था। अर्जुन का बीवी भी मणिपुर का है। ऐसा बहुत जो आपको जो हमारा वैदिक में, वेदास में आपको मिलेंगे कि उस अरुणाचल को जिक्र किया गया है। अब रही इवन मेडिवल इंडिया, उसमें भी बहुत ऐसा कल्चरल एक्सचेंज हुए, लोग आए जो है ना इस तरह से, जो खास तौर से जो असम प्लेन एरिया, और कुछ लोग पहाड़ों में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जो संपर्क तो रहे। उसके बाद मॉडर्न पीरियड आते हैं, जब आज़ादी की संग्राम में मेरे अरुणाचल से मतमूर जामो आज भी देखो, वो उन्होंने एक गांव, जब अंग्रेजी ने कैप्टन ग्रेगोरसन के नेतृत्व में उन्होंने आया, अपना ब्रिटिश की झंडा फहराने के लिए कोशिश किया, तो उन्होंने उनको रुकावट डाली, वो होने नहीं दिया, काला पानी भी उनको काला, उसके बाद में उनको धकेल दिया था, लेकिन उसके बाद में उनको ले गया अरेस्ट करके, काला पानी में, अंडमान में लेके गया। उसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम है, आज भी गूंज होता है। फिर कनकलता हुआ, फिर वीर टिकंदर सिंह जीत हुआ, कौनवार हुआ, और ऐसा बहुत बिल्कुल। और उसके बाद आपको ये भी खुशी हो कि आप देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आए इंडियन नेशनल आर्मी, सबसे पहले हिंदुस्तान में अपना नॉर्थ ईस्ट में आया, मणिपुर में आया। आज भी उसका जहाँ पे उन्होंने लैंड किया, उसके नेताजी का मेमोरियल म्यूजियम बनाया गया। और आपको जान के खुशी होगा कि कितने लोग वहाँ के औरत लोग उस समय जिन्होंने नेताजी INA में ज्वाइन किया, उन्होंने सारा संभाल के, कितने लोग ने प्राण आहुति दे दिया इस देश के लिए। सर, मुझे ऐसा लगता है, जैसा आपने बताया कि जब आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पहली बार यहाँ दिल्ली में आए थे, जब आपने यहाँ के कल्चर को देखा, समझा, तब हम कह सकते हैं कि शायद दिल का जुड़ाव ज़्यादा हुआ। तो आपको लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट विजिट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे, तब जाके एक वो जो रूहानियत का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बन पाएगा। और मैं आपको ये आपको बताने से ये भी मैं कहूँगा कि देखो, बापू जी भी
महात्मा गांधी ने भी जी 42 में वो नॉर्थ ईस्ट पे आए, पहाड़ पे तो नहीं चढ़ सका, लेकिन गुवाहाटी में उन्होंने अपना आश्रम में खोला, लेकिन उनकी एक आवाज पे लोग पहाड़ों से नीचे आए हैं। बिल्कुल। उसके बाद इन्हीं का जो कहने पे बहुत युवाओं ने जो गांधी का जो आश्रम में ज्वाइन किया, उन्होंने वहाँ में ट्रेनिंग लिया देश के बारे में बताने के लिए, आज़ादी संग्राम के बारे में बताने के लिए। यही लोग ही मेरे गांव में भी कुछ सेविका लोग आए, महात्मा गांधी आश्रम खोले। मैं उसी आश्रम स्कूल का बिलोंग करता हूँ, कस्तूरबा गांधी आश्रम जो है ना, जो जिन्होंने, मुझे याद है जिसका नाम गुनो बाईदेव था, जिन्होंने सारा जवानी पहाड़ों में कुर्बान कर दिया है सेविका हमें पढ़ाने लिखाने में, संस्कृति सिखाने में। आज भी याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पढ़ते थे बापू कौन है, बाकी जो हिंदुस्तान का क्या संस्कृति है। तो ये तो हुआ। दूसरी बात आ जाते, जब आपने जो बताया, जब आते हैं, जब ये मेन लेन में आ जाते, ये प्रॉब्लम तो है, कहीं भी जाओ हो जाते, लेकिन एक बात ये बिल्कुल सही है कि इसको जो ना हम एक तरफा से नहीं होगा। हम किताबों में पढ़ने से, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली उसके साथ मिलजुल करके नहीं रहेंगे, अगर आप दिल्ली वाला भी या मुंबई वाला भी, अगर आप उस पहाड़ हो, नागा हो, मिजो हो, अरुणाचल, अगर उसका बारे में आप रुचि नहीं रखेंगे, लेकिन रुचि रखने के लिए आपको जाने के लिए साधन भी तो जरूरत है। इसलिए मैंने कह रहा था, रोड चाहिए, अच्छा चाहिए, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, रास्ता चाहिए, और जो है ना इसका उस तरह से भी लोग आए, ताकि अब तो राजधानी हमारा अरुणाचल पहुंच गया है, और जगह होना चाहिए ताकि लोग आपस में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिल्ली पुलिस के अंदर भी बहुत सारे जवानों की भर्ती जो है लगातार नॉर्थ ईस्ट से हो रही है। ये तो एक तो दिल्ली पुलिस एक मिसाल के तौर पे इस देश के में बहुत ही ऐसा एक कदम उठाया। एक तो है उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट नॉर्थ ईस्ट से किया है, ताकि वहाँ के जितना नौजवान हो अब दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करके सारा, अभी चाहे IGI हो, थाने हो, PCR हो, सब में है। दूसरा, एक स्पेशल पुलिस यूनिट भी खोला गया है, और उन्होंने एक स्पेशल हेल्पलाइन भी खोला गया, जिसका नंबर है 1093 1093। तो अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट से आए हुए हमारे लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, और कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस होती है, या आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ और ज़्यादा समझना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, तो आपके लिए नंबर है 1093। ये दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन नंबर है हमारे सारे उन लोगों के लिए जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं। नंबर याद रखिएगा। दूसरा, जब वहाँ से आ जाते हैं, तो हम अपना लोगों को भी ये कहते हैं कि देखो, एक तो आपको भाषा सीखना पड़ेगा, चाहे अगर दिल्ली में आता तो पंजाबी सीखे, हिंदी सीखे, उर्दू सीखे, अगर आप महाराष्ट्र में जाता है तो आपको मराठा सीखे, कर्नाटक में तो कन्नड़ा सीखे। और एंड इट इज ऑलवेज गुड ना। आप देखिए, जब हम लोग किसी दूसरे देश में कभी जाने की सोचते हैं तो हम लोग बड़ी जल्दी सोचते हैं कि ठीक है, हमें स्पेनिश भी सीखनी है, फ्रेंच भी सीखनी है, लेकिन जब हम अपने ही मुल्क में हैं जहाँ पर मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनको क्यों ना सीख लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, ये सीखने से ये है कि एक तो है कि जब आप भाषा सीखते हैं तो और एक अपनापन एक दिल में झलकता है। दूसरा, और आपको आम जिंदगी में, आम जब भी आपको चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी काम करना, कार्य करना हो, तो आसानी हो जाती है। बिल्कुल। तीसरी बात ये जरूरी है कि अभी मुझे बहुत खुशी है कि सरकार ने बहुत कदम ऐसा उठाया है। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट कल्चरल फेस्टिवल करा रहा है, वो करा रहा है, और इसको अभी NCERT में भी पूरा का पूरा जोर से दिया जा रहा है। ये भी मैं कहना चाह रही थी, ये भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे जिस वक्त अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको इस बात का इल्म बचपन से ही दे दिया जाएगा कि भाई हमारे देश में ये भी एक ऐसा हिस्सा है, ऐसे भी दिखने वाले लोग होते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह के कल्चर को अपनाकर चल रहे हैं, तब मुझे लगता है कि जब तक वो बड़े होते हैं तो उनकी तरबियत होते होते उनके जहन में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है। बिल्कुल। ये तो एक तो बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप होगा। इसके बावजूद भी और भी हमें ये करना चाहिए। एक तो है कि हमारे लोग वहाँ ज़्यादा जाएं, देखें उस खूबसूरती, और दूसरी बात, वहाँ से भी लोग आएँ, ताजमहल देखें, कुतुब मीनार देखें, मुंबई इंडिया गेट देखें, जयपुर महल देखें। तो इस तरह की जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। तीसरा, ये हमारा उस पहाड़ों में खेलने कूदने में बहुत माहिर है। स्पोर्ट्स में बहुत आगे चाहे मेरी कॉम, आप देखो हेमा दास ने क्या कर दिया सारा देश के लिए, 5 गोल्ड मेडल देके इस देश का छवि को कितना दुनिया के सामने में आगे लेके आया। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम
प्रॉब्लम तो दूर है लेकिन दिल से दूर नहीं है, दिल से दूर, हाँ ज्योग्राफिकल दूर है मैं मानता हूँ। हाँ। इसलिए ऐसा कम्युनिकेशन बार बार आ जाता है। जी। और हम जैसे लोग, आप देखो एक गांव के रहने वाले जब हम यहाँ तक पहुँच पाता है, राष्ट्रपति भवन में भी काम किया, अब दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर भी है और अभी नोडल ऑफिसर भी है और हम लोग एनजीओ भी बनाया है। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिन्होंने जो कामयाबी होके जो आप सिटीज में जो आए हैं जी। वो अपना गाँव को, अपना स्टेट को, अपना प्रांत को नहीं भूलना चाहिए। आप नहीं भूले हैं अपने प्रांत को, अपने गांव को। बिल्कुल, आपने उसे अपने काम में जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने एनजीओ बनाई है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भी उसका एक पार्ट बन सके हैं। तो ये जो आपकी एनजीओ है, हेल्पिंग हैंड्स इज द नेम, उसके बारे में हमें बताएं। मेरा ये मानना है जो भगवान ने जिनको जो जिंदगी में अच्छा पोजीशन में रखा है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भारत, इंडिया, हम हमेशा ये बोलते हैं कि इंडिया वाले कहते हैं जो सिटी में रहने वाले, भारत वाले जो दूर दराज में पहाड़ों में, रेगिस्तान में, जो आइलैंड में रहने वाला। तो हम जो जब वहाँ से उभर के आते हैं मेहनत करके जब यहाँ तक पहुँचा है, तो हम अपना घर को, अपना गांव को नहीं भूलना चाहिए। हाँ। मैं इसको लेक्चर नहीं देता हूँ, इसलिए मैं एक निजी तौर पे एक एग्जाम्पल एक का मैंने सेटअप किया है। अपना जो पुरखों का जमीन और मेरा घर को बापू के नाम पे महात्मा गांधी लाइब्रेरी एंड रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर दान कर दिया है। आज अरुणाचल में, हाँ, अरुणाचल में होंग विलेज जहाँ पे मैं जन्म लिया है, उसमें अब हर दिन 100 से ज़्यादा युवा आके पढ़ते हैं, बापू का बारे में जानते हैं, करियर गाइडेंस किताब मिलते हैं। ओके, एंड दिस इज एन एंडेवर ऑफ हेल्पिंग हैंड। नो, ये तो मैंने अपने जमीन दे रहा, अब इसको हेल्पिंग हैंड को दे दिया ताकि हेल्पिंग हैंड इसको रन कर रहा है। और दूसरा एक मेडिकल यूनिट भी है कि वहाँ से हम 6 सिग्मा वाला जो एक माउंटेन मेडिसिन एक कंपनी है, उसके साथ एमओयू तय करके, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ठंडा है, मोर देन 6000 फीट अबव सी लेवल है, तो उसमें जो है ना दवाई मिलना तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बहुत दूर हो जाते हैं, तो वहाँ में पहुँचना 2-3 घंटा लग जाता है, आने जाने में 6 घंटा लग जाता है। किसी की तबीयत खराब है तो वहाँ तक जाना ही एक मुसीबत है। इसीलिए हम लोग ने ये एमओयू करा के हेल्पिंग हैंड, और मैंने उसी मेरा घर का दूसरा हिस्सा को एक बापू के नाम पे हेल्थ यूनिट भी खोला है, और उसमें यही लोग दिल्ली से आके दवाई बेचते हैं, वहाँ का मेडिक और फार्मेसी वहीं रह करके जितना भी 9 गांव उस पहाड़ में सबको दवाई दे रहे हैं। ये तो हुआ है, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। और जब भी हम छुट्टी मनाते, ज्यादातर मैं अपने गांव में छुट्टी मनाता हूँ, डीएम को मिलता हूँ, जहाँ पानी आता है उसमें देखने जाता हूँ, जहाँ स्कूल है उसमें मैं पढ़ाने जाता हूँ। तो आपके वहाँ इनफॉर्मल इंस्पेक्शन चल रही होती है? इनफॉर्मल, इसमें सबको कहता हूँ इंस्पेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे मेरा बचपन और अधिकार भी है हमारा जानना कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। इसीलिए तब होता है, मेरा ये मानना, अगर इस देश का हर एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या कोई भी जो कोई भी जो आप जो फ्रंट में या कोई भी फ्रंट में अगर बिजनेस सक्सेसफुल कोई भी वकील हो, अगर आप जब भी छुट्टियों के समय में अगर आप अपने गांव को और जरा कुछ दिन वहाँ बिताओ, और इस तरह से जो मैं छोटा सा मैं नमूना के तौर कर रहा हूँ, स्कूल में जाके देखो, बच्चों को पढ़ाओ, आशा दो, सपना दिखाओ, उनको बताओ कि देखो अगर ये एक गरीब एक गांव के लड़का पढ़ करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकता है, तुम भी बन सकता है। वो उम्मीद जगाना बहुत जरूरी है। जब तक अगर ये जो उम्मीद नहीं जगाएगा तो उनका जिंदगी का आगे का सफर उनको ये नहीं मालूम होता कि बहुत दूर है। अब हेल्पिंग हैंड की अब बात कही, मैं तो अकेले जो कर सकता तो कर ही रहा हूँ, जो मुझसे बन पाता है। मेडिकल कैंप कराता है, डेंटल कैंप कराता है, करियर गाइडेंस कराता है, श्रमदान कराता बापू के नाम पे। लेकिन तो हम सोचा कि हम अकेला कब तक करेंगे, तो हम लोग ने सोचा कि कुछ 6 साल पहले कि क्यों ना हम एक संस्था बनाएं। हम लोग ऑलरेडी जो सर्विंग ऑफिसर्स है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सुप्रीम कोर्ट, ऑल सर्विंग ऑफिसर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा है। लेकिन उसमें अभी मुझे बहुत खुशी होता है कि अब दिल्ली से भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कौन कहता है दिल्ली वालों का दिल नहीं है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो ये आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई हैव आल्सो जॉइंड। आपका बीकेटी गुरु वाला ने भी ज्वाइन किया, खून भी आप दिया, ब्लड डोनेशन भी किया। ये हेल्पिंग एंड ऐसा एक एनजीओ है, ये जो एक शुरुआत किया है सर्विंग ऑफिसर्स, एक वर्चुअल एनजीओ, रजिस्टर्ड है, एटीजी मिला है, 12G मिला है। ये हम बेसिकली 2 चीज के लिए काम करते हैं। वन इज डिस्ट्रेस असिस्टेंस। क्या होता है कि जब हम वहां से आते हैं, चाहे मुंबई दिल्ली में हो, भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो जाता तो कोई नहीं होता है, क्योंकि तो बाकी घर परिवार सारा दूर है, तो उसमें हम
उनका मदद के लिए आते हैं। चाहे आप एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे आपको किसी ने धोखा दिया हो, चाहे कुछ तुमको लूटपाट हुआ हो, या तुम्हें कहीं विक्टिम हो गया हो, तो हम उसमें जब कोई नहीं रहता है तो हम उनके साथ देते हैं। इनिशियल स्टेज उनका घर तक खबर भेजना, जहाँ कंपनी में काम कर रहे उनको बताना, उसको हॉस्पिटल में ले जाना, इनिशियल जो क्रिटिकल समय हो हमें डिस्ट्रेस असिस्टेंस। बिल्कुल, चाहे सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ सारा हिंदुस्तान में। और आपको बताते हुए खुशी होता है कि इवन व्हाइट हाउस का एक वहाँ का जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन का एक एडवाइजर भी हमारा मेंबर है। हाउस ऑफ लॉर्ड का एक उसका जो हस्बैंड भी हमारा मेंबर है। तो इवन दुबई में भी है। सारा हिंदुस्तान में हमारा एक वॉलंटियर्स है। तो वो ये जो करा के, ये एक तो दूसरा है यूथ एम्पावरमेंट। हम सब मानना है, हम जब इसके बारे में हम लोग विलम्ब किया, जो बातचीत किया, सोचा कि चलो युवा है आने वाला कल की पीढ़ी। अगर युवाओं को पकड़ो तो इस देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो हमने यूथ एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी, उसमें क्या आता है, स्कॉलरशिप। जो आदमी बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए असिस्टेंस मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वो भी असिस्टेंस मतलब तो हम रेगुलर क्लास में नहीं, 10वीं क्लास 12वीं क्लास और ग्रेजुएशन जिन्होंने अच्छा किया है, वो अगर वो यूपीएससी करना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं, आईएमए करना चाहते हैं, या बैंकिंग में ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे एएलएस हुआ, बाजीराम हुआ, 3 करोड़ 20 लाख देता है एएलएस वाला, बाजीराम भी देते हैं लाखों। उसके बाद में फिर हम उसको चुन करके उसको हम दिल्ली ले आते हैं। तो हेल्पिंग हैंड्स जो है वो उन बच्चों का सिलेक्शन करते हैं फॉर द स्कॉलरशिप। फिर वो आके अभी तक 274 हमने बच्चों को सिलेक्ट किया और कुछ लोग आईएएस आईपीएस भी बन गया है। वाह। दूसरी बात ये है कि हम जो आईआईटी में और एनईटी में करना चाहते हैं, हमारा हेल्पिंग टाई अप है अवंती के साथ में। ये अवंती आईआईटी 3 जो आईआईटी अमेरिका से वापस आकर के उन्होंने कोचिंग जो आईआईटी के लिए और एनईटी के लिए किया, उनके साथ भी टाई अप करा के, सरकारी अरुणाचल सरकार के टाई अप करा के ऑलरेडी उसमें स्कूल में चल रहा है। इस बार भी पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था, 8 जो सेलेक्ट होकर के चले गए, अब मतलब ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। तो उसके बाद फिर हमारा डेड बॉडी को हम ले जाते हैं, जब कभी भी तो भगवान ना करे अगर सिटी में अगर मर जाता है तो फिर हम उसको डेड बॉडी विस्तारा और इंडिगो एयरलाइन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट से डेड बॉडी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप उनको उनकी मिट्टी से मिला देते हैं। और उसको हम नाम दिया है आखिरी आहुति। एंड आई क्लियरली रिमेम्बर दिस कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब निकल के आया हमारे कंपनी में सिद्धांत साहिब जी, एंड वी वर सिटिंग टुगेदर एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि इसका क्या नाम देना है, तो उन्होंने कहा था आखिरी आहुति। सिद्धांत जी ने कहा था आखिरी आहुति से बोल रहे, उनका ये कॉन्सेप्ट आइडिया जो है। उसके बाद में फिर हमारा, मुझे बताते हुए बहुत गौरव महसूस होता है कि जो उद्योगपति जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में और एनसीआर में 56 हॉस्पिटल, वो 20% से लेकर 40% तक हम कंसेशन देता है इलाज के जो लिए? इलाज के लिए जो एनसीआर में, और जो क्योंकि इसलिए ये है कि ये सिर्फ उनके लिए जो सरकारी मुलाजिम नहीं है, गरीब है, छोटा मोटा सेल्स गर्ल है, या स्टूडेंट है, या छोटा मोटा ड्राइवरी करता है, या और छोटे मोटे जो काम जिसका आमदनी कम है, उसके लिए हम दे देते हैं। तीसरा, अगर वो किसी का लावारिस है तो हम ये द्वारका शमशान घाट और बुरारी शमशान घाट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको दफनाने के लिए वो दे देते हैं। अगर वो हिंदू है, या आसाम से, त्रिपुरा से हो, अगर नॉर्थ ईस्ट बिलोंग कर, अगर मर जाते हैं या मर जाती है, तो उसको हम पंजाबी बाग शमशान घाट में फ्री ऑफ कॉस्ट रीति रिवाज के साथ में करा के कर देते हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट ये कि ऑर्फन गर्ल्स, क्योंकि ये बहुत एक नाजुक है, तो हम हर साल ये जो बुड्ढी राजा फैमिली अमेरिकन एनआरआई है, उन्होंने अपने पिताजी की याद में हम हर साल 6 लड़की जिनका माँ पिताजी नहीं है, उस लड़की को हम एजुकेशन स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो ये करा के उसके बाद ये तो हम कर ही रहे जो एम्पावरमेंट, फिर हम हमारा एक एजुकेशन एक स्ट्रेटेजी भी है हमारे साथ जुड़े हुए। आपने शुरू में ही बताया कि सोशल मीडिया हमारा बिल्कुल, हम हर चीज सोशल, बहुत सारे लोग आपके साथ सोशल मीडिया में जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं सर ये सही भी है, क्योंकि एक उम्मीद देना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें भी समझना पड़ेगा अपनी अपनी ज़िंदगी में कि जो ना उम्मीद शख्स होता है ना, वो हमारे सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसे हमेशा ख़त्म कर देता है। लेकिन जो पुरुम्मीद शख्स होता है, जिसके अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी होती है, वो परेशानी में भी एक मौका ढूंढ लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं आगे बढ़ने के लिए।
और ये जो काम हेल्पिंग हैंड्स जैसी एनजीओ कर रही हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है यहाँ पर, तो आखिरी वक्त में उन्हें उनकी मिट्टी से मिलाना, ये हम सभी लोगों को समझने वाली बात है। क्योंकि कहा जाता है ना कि लाख कमा लो हीरे मोती, लाख कमा लो रुपये पैसे, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कब्र में कभी भी जेब नहीं होती है। तो हम लोग जब अपने उस आखिरी पड़ाव पे पहुंचेंगे तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जितना हो सके लोगों की मदद करें, जैसे आप कर रहे हैं सर। बिल्कुल, अभी भी याद है जब हम मेरा एक आज भी याद है, बीना लक्ष्मी मणिपुर का एक जवान लड़की जिनका हरियाणा में अपने साड़ी उड़ी करके बाद में उसको हम अंतिम संस्कार करने गया पंजाबी बाग में, दीवार में लिखा हुआ था, यहाँ तक ले आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आगे की सफ़र खुद तय कर लूँगा। तो एक बहुत एक अच्छा फीलिंग होता है कि देखो एक ये कि हमें भगवान ने इतना ऊंचा पद पर हमें आशीर्वाद दिया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ वापस दे दें। और सर आपकी ज़िंदगी में जैसे मैंने देखा कि बापू जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपकी पढ़ाई भी वहाँ से हुई और फिर उसके बाद जिस तरीके से आप हमेशा से उनसे मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए, तो मैं चाहूँगी कि गांधी जी की कुछ ऐसी बातें जिसने आपको मोटिवेट किया हो वो आप हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें। वर्षा में सबसे प्रेरित हूँ, लेकिन सबसे इन्फ्लुएंस ये बापू का ही है, क्योंकि बचपन से मुझे बापू के सिद्धांत और उसी आश्रम में सिखाया। हाँ। एक चीज़ मुझे हमेशा उसका, मैंने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बायोग्राफी को मैंने 5 बार पढ़ा है। उसमें से एक चीज़ मुझे हमेशा, मैं सबको बताता, मुझे मेरे दिल में रग रग में मेरा है कि अगर हम समाज में आप बदलाव देखना चाहते हैं तो खुद एक बदलाव, एजेंट ऑफ चेंज खुद ही बनो। तो इसीलिए अगर हम गांव में पानी नहीं है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को गाली देने के बदले में जाके देख लो कि पानी क्यों नहीं आ रहा। हाँ। फिर आप उसका डीएम को बताओ, एमएलए को बताओ, और आप ये इसके बाद ये तो है ही है। उसके बाद में आज बापू का इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्योंकि ये एक ऐसा एक सख्त है, शायद इस देश को जोड़ने में आज हम जो कुछ भी है उनका देन है। और ये जाते जाते ये भी कहूँगा कि बापू के नाम पे 2 अक्टूबर से हमने शुरू किया नॉर्थ ईस्ट ब्लड बैंक इन अपना दिल्ली में, और अभी हम करने जा रहे हैं 26 जनवरी को बलिदान दिवस में, जो मेजर माला जो एक गोरखा एक आर्मी मेजर नेताजी का उसमें एक मेजर था जिसको फांसी दिया गया था दिल्ली में, उस बलिदान दिवस में अभी हम जितना भी नॉर्थ ईस्ट में का शहीद उनके याद में हम अपना नागा यूनियन, गोरखा यूनियन, मणिपुर यूनियन, अरुणाचल यूनियन, हेल्पिंग हैंड, वो हम एम्स में पूरा का पूरा खून देने जा रहे हैं। और हम यही करते हैं कि इन्हें भी याद कर लो कि इस देश में अगर आज़ादी, आज हम आज़ाद की सांस ले रहा है, आज़ादी से अगर घूम रहा है, तो इस स्वतंत्र संग्राम में हमारा उस 8 स्टेट से भी बहुत लोग ने अपना हंसते हुए जान दिया है जी। और ये बात हम सभी को याद रखनी ज़रूरी है कि जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे इस देश की आज़ादी के लिए, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए जान दी थी, तो किसी के भी खून का रंग अलग नहीं था। बिल्कुल, खून का रंग एक ही था। शायद हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं उसे बांट दिया है। कोशिश करें उन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर, एक सोच रखकर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए एंड यू हैव शेयर्ड सच अ नाइस विजडम ऑफ वर्ड्स विद अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।